आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ मोनाली जी जुड़े हैं, जो माइंड टू मैटर स्वाध्याय हमारा चल रहा है, तो उसी का कंटिन्यूशन आगे करेंगे मोनाली जी। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में। वेलकम मोनाली जी। अनम्यूट कर ले। आपको को होस्ट बनाया है। आप ऑप्शन आपको आया होगा अनम्यूट का। मैंने भेजा है आपको अभी। आप एक काम कीजिए, लॉग आउट करके और लॉग इन कर लीजिए वापस। नहीं हो रहा है। आप कोई दूसरे डिवाइस से जुड़ सकते हैं क्या? मैं तब तक ध्यान के लिए बिठा देती हूँ। ठीक है। हाँ, आप सेटिंग में एक बार चेक कर लीजिएगा ऑप्शन में। चलिए मास्टर्स, हम 20 मिनट का ध्यान करेंगे। तो आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं, एकदम कंफर्टेबल होके। दिन भर की सारी बातें भूलकर अभी हमें, ये हमारा समय जो है ध्यान का समय है। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। प्राकृतिक हमारी श्वास अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई। कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। अपनी श्वासों के साथ एक होकर अपने मन को शांत करते जाना है।
मन में अगर किसी प्रकार का कोई भी विचार आए तो उन विचारों के पीछे ना जाए। ध्यान पूरा अपने श्वासों पर रखें। आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, मन को शांत करते हुए इस स्पंदन को महसूस करते जाना है और शांत होते जाना है।
सहज स्वाभाविक श्वासों की वो पूरी जागरूक अवस्था के साथ एक होते हुए और शांत होना है। एक 5 मिनट मास्टर अपने श्वास के साथ ही रहे।
धीरे धीरे बस अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। पत्री जी को धन्यवाद करते हैं। दिव्य ऊर्जा जो आज हमने ग्रहण की है, धन्यवाद करते हैं। अपने श्वासों को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अलग करते हुए अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही आंखें खोले मास्टर्स। थैंक यू सो मच। मैं हैंड ओवर करती हूँ मोनाली जी को। यस मोनाली जी। आत्मवंदन मास्टर्स। सबसे पहले रामेश्वरी जी, मैम आपको बहुत बहुत थैंक्स। बहुत सुंदर मेडिटेशन करा है, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। आधा घंटा का समय 5 मिनट लगा जैसे, पर बहुत इंटेंस रहा। स्टिल इन अल्फा स्टेज और यू कैन से थीटा स्टेज क्योंकि हम्म। आज हमारा लेक्चर इसी पे है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है मेरे लिए, मतलब मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट वन। माइंड टू मैटर का जो चैप्टर आज हम ले रहे हैं, उसका टॉपिक है हाउ आवर इमोशंस ऑर्गेनाइज आवर एनवायरनमेंट। मतलब हमारा वातावरण हमारे इमोशंस कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार होता है। मैं जितने भी जुड़े हुए हैं अभी मास्टर से, प्लीज आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं इमोशंस से आप क्या समझते हैं, प्लीज। क्योंकि हमारा सारा जो लर्निंग है, जो कुछ भी हम अभी स्टडी में करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सारा इमोशंस के ऊपर ही है और थोड़ा साइंटिफिक वे में हम इसे समझेंगे। सो प्लीज फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड और बताइए इमोशन से आप क्या समझते हैं। आप इसमें जब एनरोल करोगे ना, तब आप समझ जाओगे, मतलब ये टॉपिक आपको बहुत इजी जाएगा। आप समझ पाओगे कि ये टॉपिक क्या है, क्या बताना चाहता है हमें, जो हम बार बार फील करते हैं। ओके, वही इमोशन बन जाते हैं। ओके, चलिए। आ, और कोई बताना चाहेगा? जी मिश्रा सर। ठीक है, ओके। एक रिप्लाई आया है, चलो कोई बात नहीं। हम इमोशंस को फीलिंग्स के रूप में भी जानते हैं, है ना। फीलिंग्स की तरह से भी समझ सकते हैं। क्या मैं चाहूंगी कि सब लोग प्लीज ऑनलाइन आ जाइए, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। वीडियो ऑन कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इट्स ओके। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मास्टर, यहाँ पे इमोशंस मतलब हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इमोशंस क्या है? हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग्स का आगे का स्टेज क्या जाता है? थॉट्स। और थॉट्स क्या हो जाती है? एनर्जी। मतलब थॉट और ये इमोशन कुछ अलग नहीं है। मतलब जैसे कुछ समझो, कुछ हैप्पी मोमेंट हुआ है, यू गिव अ स्माइल और आगे एक विचार, तो वो क्या बन गई? एनर्जी।
तो यही एनर्जी फिर से क्या आ गई, हमारा एनवायरनमेंट बनाता है, रियलिटी बनाती है, वास्तविकता बनाती है ना। तो इस टॉपिक को हम आगे कैरी करते हुए चलते हैं। यहाँ ऑथर बताते हैं 1892 की बात है। एक जर्मन सोल्जर था जिसका नाम था हैंस बर्गर। तो यहाँ से ये शुरुआत करते हुए बताते हैं कि वो घुड़सवारी कर रहे थे, आर्मी में थे वो, और वो घुड़सवारी कर रहे थे। और क्या हुआ, घुड़सवारी करते हुए वो जो घोड़ा था उसने पीछे पीछे से उसके जो पीछे के लेग्स थे वो इस तरीके से उसने ऊपर उछाला कि जो हैंस बर्गर थे वो उठ के बिल्कुल इतने दूर गिरे, आगे गिरे कि बस ऐसा समझो कि मौत के मुंह से बाल बाल बचे इस सिचुएशन में। तो उनके कपड़े वगैरह मैले और उनके दोस्तों को लगा अब तो मतलब इनकी तो सिचुएशन खराब है। और अचानक से उसी दिन उनको टेलीग्राम आता है। टेलीग्राम किसका आता है, उनके पापा का। टेलीग्राम में ये पूछा होता है कि तुम कैसे हो, क्या सब ठीक है, ऐसा। तो वो हैरान हो गया कि मेरे साथ आज ही ये इंसिडेंस हुआ और पापा को कैसे पता चला कि मेरे को कुछ हुआ है। उस जमाने में तो कोई फोन नहीं थे, 1892 की बात है ये। तो उनको हैरानी हुई कि ये ऐसा क्या हो गया, मतलब ब्रेन में ऐसा क्या चीज़ है कि जो उनको पता चला। तो उन्होंने जब ये पूछा तो वो उनकी जो बहन थी, सिस्टर, उसको पता चला कि कुछ तो हुआ है। उसको फील आया कि मेरे भाई के साथ कुछ तो हुआ है। उसने अपने पापा को बताया कि आप है ना भाई को टेलीग्राम भेजो, उनके साथ कुछ हुआ है ऐसे अनहोनी। एंड ये इंसिडेंस उनको इतना हक्का बक्का करके रख दिया। उन्हें लगा कि मतलब वो बनना चाहते थे, रिटायरमेंट रिटायरमेंट मतलब उनका एक आई थिंक 10 साल का ऐसा कुछ टाइम था। वो सोल्जर हो जाने के बाद उनका एस्ट्रोनॉमर बनने का सपना था। तो वो उन्होंने उसी क्षण उसी समय चेंज कर दिया, बोला नहीं नहीं, मैंने अभी साइकेट्रिस्ट बनना है, मुझे जानना ही है कि ऐसा क्या चीज़ है ब्रेन में, ऐसी क्या फंक्शनिंग होती है कि जिसके वजह से मेरे बहन जो 100 किलोमीटर उनसे दूर है वो ये चीज डिटेक्ट कर पा रही है, उसको उसको वो इमोशन समझ आया। तो इसलिए उन्होंने ठहरा लिया कि मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है। तो फिर उन्होंने जैसे ही उसमें इस क्षेत्र में एंट्री की तो क्या हुआ, उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने क्या देखा, एक 17 साल का एक लड़का जिसके ब्रेन में कई ट्यूमर था, तो वो जगह उसकी स्कल की ओपन थी। तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे के इस कल के इस ब्रेन से मैं स्टडी करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें हलचल होती है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारा डिस्कवरी किया, इक्विपमेंट ढूंढने का। तो फिर फाइनली उन्होंने गैल्वेनोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाया जो लाइक ओसिलेशन को मैपिंग करता था, मतलब काउंट करता था। और आगे चल के उन्होंने इसी को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ऐसा नाम दिया, मतलब ईईजी हम बोलते हैं। जैसे अपने को पता है ईसीजी हार्ट के लिए होता है, वैसे ही ब्रेन के लिए ईईजी होता है। तो ये पहले वो आप कह सकते हैं रिसर्चर थे हैंसबर्गर, जिन्होंने ईईजी लाया। लेकिन 1929 में क्या हुआ, वो उन्होंने इसकी मदद से ब्रेन को स्टडी किया। लेकिन जो उनके साथ के जो लोग थे, जो उनके कलीग्स हैं, उनको इस बात पे भरोसा नहीं था। वो अपोज करते थे, बोलते नहीं नहीं, गलत बता रहा है, ये जो कुछ भी मैपिंग स्टडी दिखा रहा है ये सारा इलेक्ट्रिकल आर्टिफैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन पे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या, वो बहुत डिस्परेट हो गए। लोग उनको ताने, मतलब नहीं क्या, मतलब रिसर्च फील्ड में ऐसे ही होता है कि साइंटिस्ट लोगों में जो प्रति होते हैं वो हमेशा अपोज में ही बोलते हैं, वो हमेशा साबित करते हैं ये गलत है। और उस समय टेक्नोलॉजी बस मतलब इतनी इनोवेटिव नहीं थी। तो ये पहले बंदे थे जिन्होंने ईईजी का सामने लाया, और जहाँ पे उन्होंने अल्फा और बीटा का डिस्कवरी किया। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया, तो उस तरीके से वो हताश हो गए। उन्होंने सोच लिया और उनको डिस्परेटली मतलब निकाल दिया, रिटायर फोर्सफुली ले लो तुम चले जाओ यहाँ से, ऐसा था। तो इस वजह से वो हताश हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने देखते देखते लाइक सुसाइड कर लिया। सो बैड कि उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये वही पहले बंदे थे जिन्होंने ईईजी को सामने लाया। और ठीक उसके 10 साल के बाद यही ईईजी पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई, फेमस हो गई। और उससे और एक वेव का पता लगा, वो है गामा। तो इस तरीके से रिसर्चर ने उसे बहुत स्टडी किया और गामा का डिस्कवरी किया। फिर आगे ऑथर हमें बताते हैं द कम्युनिकेटिंग ब्रेन क्लैपिंग द वेव।
मतलब यहाँ पे ऑथर ऐसा बताते हैं, एक बुक थी द बुक ऑफ मॉर्मन। तो म्यूजिशियंस जैसे अपनी एक ओपन सेरेमनी रख रहे हैं, वहाँ पे टिकट्स वगैरह दिए गए, तो अपने ऑथर ने वो टिकट्स लिए और उस ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने देखा कि वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक वगैरह सब कुछ था और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और फाइनली एक स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया उस बंदे के लिए जिसने ये म्यूजिक का फाउंड आउट किया। तो फिर होता क्या है, वो स्टैंडिंग ओवेशन के बाद भी लोग रुक नहीं रहते, इतने भावुक किया, इतना प्रभाव हो गया था उनका। तो उन्होंने तालियां बजाना शुरू की। तो तालियां तो शुरुआती में एकदम ऐसे एक इरेगुलर पैटर्न में थी, लेकिन बजाते बजाते वो एक रिदम में बजती गई। तो जिससे क्या हुआ, जो म्यूजिशियन था वो फिर से वापस आया। उसे लाइक जैसे खींच लिया हो ने क्या, कि वंस मोर, लाइक। तो वो कंडीशन प्रिपेयर हो गई, फिर से उन्होंने एक गाना सुना दिया। अब ऑथर हमें ये सब क्यों सुना रहे हैं, अभी देख के ध्यान से सुनिए। ऑथर ये बता रहे हैं कि सेम अपने ब्रेन के साथ होता है, कि शुरुआत में बहुत सारे विचार होते हैं या जो कुछ भी इमोशंस होते हैं उनके करंट्स फॉलो होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि अपने ब्रेन को उस तरीके से ना बात करने की या उस पैटर्न में, रिदमेटिक पैटर्न में काम करने की आदत बन जाती है। यानी यहाँ पे कहना क्या है कि उस रिदम से चलना की आदत बनती है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से उसी तरीके से कम्युनिकेट करने लगता है। समझो एग्जाम्पल, जैसे आप पीएमसी में अभी आए, नए नए आए, तो आपको क्या लगता है, आपके ब्रेन को एक लग जाता है पैटर्न कि सुबह 5 बजे उठना है और हमने मेडिटेशन करना है। तो वो ब्रेन को एक पैटर्न मिल गया, आपके न्यूरॉन्स को वो एक कनेक्टिविटी मिल गई कि सुबह 5 बजे उठना है, हमें मेडिटेशन करना है, उसमें एक आनंद वगैरह फील होना, वो क्या हो गया, नया पैटर्न तैयार हो गया। कुछ भी नया काम हम करते हैं या सीखते हैं, तो उस समय वो पैटर्न धीरे धीरे बिल्टअप होता है, तो हमें वो चीज़ हार्ड नहीं लगती। तो यही ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि जब हम उस चीज को, उस रिदम में आ जाते हैं, तो हमारा ब्रेन बिल्कुल उसी तरीके से काम करने लगता है, न्यूरॉन उसी तरीके से कम्युनिकेट करता है। तो वो पहली बार उस टाइम पे 19 इलेक्ट्रोड्स लेकर के, इलेक्ट्रोड्स आप अगर बुक होगी तो देख सकते हैं, उसमें उन्होंने नहीं क्या वो लगाते हैं, आपने देखा होगा ईईजी में भी, देखिए यहाँ लगाते हैं अपने हार्ट रेट के लिए, सेम वैसा ही ब्रेन पे भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो उसका वो पैटर्न बताया कि वो स्कैल्प पे लगा करके फिर उसका ईईजी मैपिंग किया गया। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे बताया व्हाट ब्रेन वेव्स आर एंड व्हाट दे डू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हम जब भी माइंड टू मैटर बुक का जो पढ़ रहे हैं ना, उसका एकदम कोर है ये, एकदम हार्ट समझ लीजिए, एकदम कोर है। तो ध्यान से सुनिएगा। और हम ये जानते भी हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे सब भी जानते हैं, कोई नया नहीं होगा, बट स्टिल ऑथर बहुत अच्छे तरीके से हमें बताते हैं कि कितने प्रकार के ब्रेन वेव्स होते हैं। कैन यू प्लीज टेक्स्ट बता सकते हैं चैट बॉक्स में। आइए आइए, कोई नहीं, हम लोग ये बिंदास बोले, मैंने भी पढ़ाई है। एग्जैक्ट हो ना हो कोई बात नहीं, एनरोलमेंट कीजिए, इससे क्या रहेगा, आपको भी याद रहेगा। कितने वेव्स हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने? ओके, यस। इफ कंफर्टेबल प्लीज मेंशन द नेम्स। ओके। ओके, यस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली होते हैं 5 ब्रेन वेव्स। तो बहुत इजी समझाती हूँ मैं आपको, हमेशा याद रहेगा ऐसा, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने ये बुक पढ़ी थी ना, मैं बार बार घूम रही थी कि ये डेल्टा गामा कौन सा किस सीक्वेंस में है। तो देखिए, यहाँ जैसे ऑथर हमें समझाते हैं ना, उसी सीक्वेंस में चलते हैं हम। तो गामा वेव्स की बहुत ज्यादा रेंज बताई है, 40 to 100 हर्ट्ज। ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है ना? मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ। हाँ। तो 40 to 100 वेव्स बहुत ज्यादा रेंज लगती है। अभी इस बार में मेरे को भी पहले लगा था कि ये इतनी हाई वेव्स कैसे हैं। ये इस बार में एक बार रंजन सर ने बताया था कि उल्टी गंगा, वो कुछ तो पता है, मुझे ठीक से पता नहीं है। वो सूरदास जी की कुछ कहावत बताई थी कि हमारा ब्रेन ना एक ऑसिलेटिंग टाइप में चलता है। ओके। ओके। मैं पास में ले लूँ। ओके, आवाज आ रहा है? अब ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पे गामा वेव्स, तो गामा वेव्स है ना 40 to 100
हर्ट्ज का होता है, मतलब ये सबसे हाईएस्ट वेव है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला। तो इस वेवलेंथ में क्या होता है, जो लोग इंट्यूशन जिनका पावरफुल होता है, या जो लोग बहुत ही ज्यादा लर्निंग कर रहे हैं, देखो हम कभी कॉलेज में बैठते समय, मतलब लाइक एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे लर्निंग करते हैं, तो आपने फील भी किया होगा कि हमारा माइंड है ना एकदम अलग फेज में होता है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। तो वो क्या करता है पता है, वो गामा वेव्स, मतलब वो सारा जो हमारे जितने भी वेव्स है ना, मतलब ब्रेन है ना, ब्रेन समझ लीजिए कॉन्शियस सबकॉन्शियस यानी अनकॉन्शियस, है ना। तो जो पहला वाला जो है कॉन्शियस, उसका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन सब में से एक्सट्रैक्ट करता है, सारी इंफॉर्मेशन लेता है, सब स्टोर रहता है, सब स्टोर रहता है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारे पास लाइफ की सारी चीजें डिपॉजिट होती है ना। आपने देखा होगा थीटा वेव में जा करके फिर वो जो पीएलआर कराते हैं वो सारे इमोशंस निकालते हैं, यानी कि अपने ब्रेन में जितना भी स्टोर इन्फॉर्मेशन है वो गामा वेव्स की मदद से वो सारा का सारा एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब निकल आता है। तो ये गामा वेव्स है ना सबसे इम्पोर्टेंट कब देखा जाता है, जो लर्निंग कंडीशन में होता है। और क्या बताया इन्होंने, जो मॉन्क्स होते हैं, है ना, ऋषि मुनि, ये लोग है ना इस स्टेज में ज्यादा होते हैं, इसको सबसे ज्यादा हाइटेंड अवेयरनेस की स्थिति बताइए गामा, गामा वेव्स को। ओके। तो गामा इज एसोसिएटेड विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन। जब ब्रेन का बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल काम होता है, तो उस समय गामा वेव्स काम करते हैं। कोई क्रिएटिविटी हो रही है, कोई इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इस जोन को हम बोलेंगे गामा वेव्स। अब इसका स्टडी करते समय क्या देखा गया ईईजी में, कि फ्रंट से लेकर के बैक तक एक ऑसिलेशन होती है, तो एक सेकंड में ऐसा 40 टाइम्स ऑसिलेशन होता है, एक सेकंड में इतना फास्ट चलता है वो ऑसिलेशन। तो ये ईईजी की मदद से ये पता चला। तो हम आगे की वेव देखते हैं, वो है बीटा। तो बीटा के बारे में आप लोगों को पता होगा, ऑलमोस्ट आई थिंक सबको पता होगा। बीटा इज नॉर्मल रेंज इसकी 12 to 40 होती है, ठीक है। तो इसमें 15 to 40 जो वेव है, 12 to 40 जो है वो बीटा है, उसमें से नीचे आई मीन सॉरी 15 to 40 जो लिया गया है उसको है ना मंकी माइंड स्थिति बोली गई है। मतलब जब हम बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील होता है, बहुत डर लगता है, या कुछ भी उथल पुथल जब ब्रेन में आ गई, तो इस समय होता है बीटा। अभी आप बता सकते हैं जिस स्टेज में मैं बात कर रही हूँ आप सुन रहे हो, ये कौन सा स्टेज है, कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, गेस कीजिए। थोड़ा एनरोलमेंट रखोगे ना आपको बहुत इजी समझ में आएगा ये सब। गलत भी हुआ तो भी चलेगा, विल बी ओके। बट क्या आप बता सकते हैं हम कौन से स्टेज में या कौन से वेव हमारी काम कर रही है अभी। यस, परफेक्ट, बीटा। अभी जैसे हमने कहा कि बीटा एक मंकी माइंड का वेव बताया जाता है, वाई बिकॉज इट इज फ्रॉम 15 to 40। लेकिन मैंने स्टार्टिंग के बताया 12 to 40 वो है बीटा वेव्स, यानी 12 to 15 जो है ना वो नॉर्मल है, वो होता है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि हम सोच करके बात कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल रेंज है। तो ये नॉर्मल बीटा इट्स ओके, इट्स अ लोअर बीटा। तो उसको उन्होंने एसएमआर बताया, यानी कि सेंसोरी मीटर रिदम फ्रीक्वेंसी। मतलब इनका कहना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 12 से 15, ये नॉर्मल है, ये चलता है। आप जो सुन रहे हो, मैं जो बता रही हूँ, ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे समझो एक आधा स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हूँ, या कभी कभी देखो मैं भी है ना, मतलब मैं हो गई, मैंने भी एक्सपीरियंस किया ऑनलाइन, हम कभी कुछ नई पहली बार आते हैं तो थोड़ा सा एंग्जाइटी या फियर आता है, उस समय हमारा बीटा स्टार्ट हो जाता है। और ये बीटा करता क्या है, इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर रहती है ब्रेन में, लेकिन हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टिविटी तोड़ देता है, जहाँ का इससे हमें लेना होता है ना वो सारी कनेक्टिविटी तोड़ देता है, फोकस जो होता है ब्रेन का वो फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। तो लीनियर थिंकिंग ये सारी चीजें हैम्पर हो जाती है जब हम हाई बीटा वेव में होते हैं, है ना। सो ये हो गया बीटा का। एंड बीटा जब ज्यादा हो जाता है तो क्या बोलेंगे हम, एंग्जाइटी फियर वगैरह ये जो कंडीशन है, इसमें क्या था, हम डिसीजन नहीं ले पाते, है ना। मेमोरी भी, मतलब मेमोरी हमारी काम नहीं करती, स्टोर मेमोरी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। रैशनल थिंकिंग करने का जो हमारा एक आदत होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और ये तभी होता है ना जब हम डरे होते हैं या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, बीटा है। तो हमें क्या है, मेडिटेशन में क्या होता है, हम अपनी बीटा ये जो है डायरेक्टली हम शिफ्ट करके अल्फा की तरफ चले जाते हैं। अल्फा क्या होती है, एक स्थिर स्थिति, अभी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बताई है वो अल्फा, अल्फा वेव्स, जिसकी रेंज है 8 to 12। अभी अल्फा ये है बहुत छोटा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। तो अल्फा जो है ना वो एक ब्रिज का काम करता है,
समझो आप यहाँ हो और आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए बीच में जो ब्रिज लगती है वो है अल्फा। अब ये अल्फा, इसको नाम दिया है रिलैक्स्ड अलर्टनेस। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो दो पीक पॉइंट है ना जो हाईएस्ट है, लाइक हमारा गामा 42, यस 40 वाला रेंज, और यहाँ पे एकदम 8 to 12 वाला हर्ट्ज, इन दोनों को कनेक्ट करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो रेंज है अगर ये अल्फा ना रहे, मतलब क्या होता है, कभी कभी जो डिस्टर्ब लोग होते हैं उनमें डेल्टा भी बहुत होता है और बीटा भी हाई होता है। लेकिन अल्फा ना होने की वजह से उसके जो डेल्टा में जो स्थितियां होती है, डेल्टा के जो प्लस पॉइंट्स होते हैं, उस तक रीच नहीं हुआ जाता। तो अल्फा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो अल्फा स्टेज कब आती है, जैसे हम मेडिटेशन में हम बैठ रहे हैं, हम सांसों के साथ एक होते हैं, होते होते 5 मिनट थोड़े थॉट्स चलते हैं, फिर उसके बाद जो थॉट्स 40 थे वो 20 होते हैं, 10 होते। तो वो जो 20 10 जो हो रहा है ना, वो धीरे धीरे आप कहाँ जा रहे हो, अल्फा ब्रिज तैयार हो रही है आपकी, है ना। तो आप धीरे 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 शिफ्ट हो रहे हो एक अपने इस थीटा स्टेज में। हम थीटा के बारे में पढ़ेंगे। तो थीटा क्या है, आपने देखा होगा मेडिटेशन में, हम अभी हमने मेडिटेशन में कहीं ने एक्सपीरियंस भी किया होगा ये, कि हम अल्फा के बाद थीटा में जाते हैं, मतलब एक नींद की स्थिति आती है, कुछ दिखता है हमें, ऐसा लगता है हम वहां पे हैं। तो हमारी रैपिड आई मूवमेंट होती है, आपने देखा भी होगा सोते समय, कोई बंदे लोग या बच्चों को भी देखा होगा, देखो आंखें एकदम फास्ट घुमाते हैं, एकदम फास्ट ऐसा। वो क्यों होता है, क्योंकि वो उस चीज को एकदम लाइवली देखते हैं ना, तो इसलिए उनकी आंखें ऐसे फास्ट रैपिड मूव करती है, तो वो स्टेज होती है थीटा। यहाँ यूं समझो, आप जब सपने देखते हो, दैट इज इन योर थीटा वेव स्टेज। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने उसको आरईएम कहा है, रैपिड आई मूवमेंट, इस स्टेज में होती है थीटा में। और ये वो स्टेज है जहाँ पे सारे हिप्नोसिस किए जाते हैं, आपके पास लाइफ जो होते हैं डिटेक्ट करने जाते हैं, तो इस थीटा ब्रेन वेव में से वो निकलता है सब कुछ, सारे इमोशंस वगैरह सब, वो सारा ट्रिगर होता है थीटा वेव में। तो चाहे तो अच्छे हो या बुरे हो, इस थीटा वेव में वो सब काम होता है। जो हीलर्स भी होते हैं ना, वो हीलर्स भी इसी वेव में काम करते हैं। मैं सपोज अगर हीलर का काम कर रही हूँ और मेरे सामने हीलिंग है, तो हम दोनों की जो ये हीलिंग की प्रोसेस हो रही है ना, दैट विल बी इन थीटा फेज। समझ में आया? हम्म, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जो स्लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एकदम कम फ्रीक्वेंसी वाला, वो क्या है, डेल्टा। डेल्टा की रेंज कितनी है, वो है, डेल्टा की है लेस देन 4। जो 4 से नीचे वाली है, एकदम एकदम स्लो, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है, तो इसमें क्या होता है, नो रैपिड आई मूवमेंट, यानी क्या है, एकदम डीप स्लीप, हम एकदम गहरी नींद में होते हैं। नींद बोलने से अच्छा हम कह सकते हैं कि हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन में हम कहाँ थे, कुछ भी याद नहीं, सोए थे या कहाँ थे, होता है। तो वो जो जीरो स्टेज फील होती है ना, वो डेल्टा वाली होती है, जहाँ पे बिल्कुल शून्य अवस्था हम फील करते हैं। तो डेल्टा वेव, मतलब ये इन्होंने बताया NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, वो वाली स्थिति, वो वाली स्लीपिंग स्लिप बोला है उन्होंने। तो आगे बताते हैं अवेकनिंग फ्रॉम एवरीडे रियलिटी। तो देखिए, मैक्सवेल किड, तो अभी हमने जैसे अल्फा के बारे में पढ़ा, अल्फा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर स्टडीज स्पेशली मैक्सवेल किड ने किया है। ये साइंटिस्ट, इन्होंने EEG ही कहा, लेकिन उसका एक खुद ने जो एक मशीन बनाया उसको माइंड मिरर नाम दिया 1976 में। तो उनके एक स्टूडेंट ने भी इस पे काम किया, एना वाइस ने। वो बताती कि जो अल्फा है, उन्होंने इसी चीज पे फोकस किया कि अल्फा कितना इम्पोर्टेंट है। और ये अल्फा को उन्होंने अवेकनिंग माइंड, मतलब जो मॉन्क्स हो गए, है ना, ऐसे ऋषि मुनि या जो जैन मास्टर है, देखिए हम बोलते थर्ड आई मास्टर है, तो ये इनकी माइंड को उन्होंने अवेकन्ड माइंड नाम दिया है। योगी हो गए, हीलर्स हो गए, जो एकदम इस स्टेट में काम करते हैं, तो इनका अल्फा स्टेट बहुत अच्छा रहता है, जो कनेक्ट करता है एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करने वाला अल्फा वेव्स। इस पे मैक्सवेल किड ने काम किया है। तो वो बताते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, जो अभी हमारे 3 स्तर है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, तो उसमें बीटा माइंड, बीटा वेव होता है। मैं अभी बता रही हूँ ना, जैसे हम बात कर रही हैं, सुन रहे हैं, तो ये बीटा वेव काम कर रहा है। तो यार ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। और थीटा में मतलब क्या, सपने, सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं सपने, और उसी में फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारे जो पास्ट के जो अ, होते हैं ना इमोशंस वगैरह, जो PLR वगैरह होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो उन्होंने कोरिलेट करके बताया
सबकॉन्शियस माइंड ये थीटा में। और जो डेल्टा है ना वो अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड मतलब क्या? कोई बता सकता है क्या होता है ये अनकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है? कॉन्शियस तो आप जान गए, जो हम जागृत अवस्था में है। सबकॉन्शियस आप ये भी जान गए कि वो स्लीपिंग स्टेज में है, या अपना जन्मों का सारा मेमोरी स्टोरेज है वो सबकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड क्या है, कौन बताएगा? और वो अभी भी है, इस स्टेज में भी चल रहा है। आपको जो पता है अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, आप वो बताइए। यस, आगे बढ़ो। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अभी आप लोगों में से कितने लोगों ने खाना खा लिया है? बहुत सारे चेहरे तो दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो खाना खा लिया? यस, ओके। मिश्रा जी बता रहे हैं उन्होंने खाना खा लिया। अभी आप बताइए, आप लेक्चर सुन रहे हैं, राइट? तो खाना खाने के बाद अंदर का डाइजेशन कौन कर रहा है? उसका प्रॉपर खाना खा करके उसका ग्लूकोज बनाना, फिर वो ग्लूकोज लीवर में तैयार होना, ये सब कौन कर रहा है? ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है ना। तो ये अनकॉन्शियस माइंड हम जो मतलब उस पर ध्यान दे ना दे, वो अपना काम करता है। हर मेटाबॉलिज्म अपने बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, सारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम, सब 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 कुछ ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। हम तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। खाना खा लिया, अपना काम कर दिया, लेकिन जो पचाने का काम हो गया, या जो उस खाने से जो ब्लड बन रहा है या यूरिन बन रहा है, वट एवर दैट इज डूइंग, सबसे मेजोरिटी काम अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। और इसको उन्होंने डेल्टा वेव के साथ बताया। अब डेल्टा वेव के बारे में हम और समझेंगे आगे। तो इस तरीके से यहाँ पे साइंटिस्ट मैक्सवेल केर क्या बताते हैं कि ये जितने भी हमने बताए, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इनके जो बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स बताए, इन सबको जोड़ के रखने का काम करता है अल्फा वेव्स, और इनको इंटीग्रेट करता है। तो जो ज्यादा अवेकन माइंड होते हैं ना, उनकी सारे वेव्स में सबसे ज्यादा अल्फा वेव्स दिखते हैं। ओके। तो केट बताते हैं कि इस के वजह से होता क्या है, हम जो जो मेडिटेटर से देखो उनका अल्फा स्टेट, अल्फा वेव ज्यादा होता है, और ये इसका इम्पैक्ट होता है कि ये लोग अवेयरनेस में जीते हैं। अपने आप आता है। मेडिटेशन में करते क्या है, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी हो क्या रहा है, अल्फा स्टेट में जा रहे हैं। हमने पहले ही कहा, मेडिटेशन में क्या होता है, थॉट्स लेवल कम होता है। क्यों कम हो रहा है? बिकॉज योर अवेयरनेस इज ऑन योर ब्रेथ, है ना। अपनी सांसों की तरफ अपनी ध्यान ध्यान होता है। तो यहाँ अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अल्फा स्टेट आपका, अल्फा वेव्स आपका बढ़ रहा है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अल्फा अपने लिए कितना जरूरी है। अल्फा मतलब एक प्रकार शांति, पूरा जीरो स्टेट, जहाँ पे कोई विचार नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस लिए, इको मेडिटेशन, बाय यूजिंग EFT टैपिंग टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा EFT क्या करते हैं, वो टैपिंग करते हैं, कुछ ऐसे टैपिंग्स वगैरह। आपने PSS में तो टैपिंग प्रोसेस नहीं करते हम, यस यस। तो ये टैपिंग प्रोसेस से वो बहुत सारे लोगों के ऊपर काम करते, 20 साल उन्होंने वो काम किया, उन्होंने बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज भी देखा लोगों में। तो वो बताते हैं कि डेल्टा इज वेयर, उन्होंने ये डेल्टा, हाँ डेल्टा उन्होंने बहुत ज्यादा देखा, मतलब इस इको मेडिटेशन में, EFT टेक्निक से। तो वो वही बताते कि जो लोग डेल्टा पे, हाँ अल्फा एंड देन डेल्टा पे, इन दोनों पे उन्होंने काम किया। तो वो बताते कि डेल्टा इज वेयर वी कनेक्ट विथ मेनी रिसोर्सेस। तो ये बहुत ध्यान से समझने की बात है कि अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, अपना अपना काम करता है। वही डेल्टा में अगर हम मेडिटेशन में जाते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ट्रांस में था, या मैं कहीं ऐसी जगह था कि मैं यहाँ था ही नहीं। सुनते ना हम, कहीं एस्ट्रल ट्रैवल करके आ गए वगैरह। ये सारी एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस कौन से वेव में होते हैं, डेल्टा वेव में। अच्छा, आप लोगों को सुनने आ रहा है ना, डेल्टा वेव। हाँ। तो जो हीलर्स होते हैं, या हम ऐसे कुछ मिस्टिक्स एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो कुछ नया बना के बताते हैं, कुछ म्यूजिशियंस होते हैं वो कुछ नया कुछ कंपोज करते हैं हट के एकदम। ये कहाँ से होता है, उनकी डेल्टा वेव्स में डाउनलोडिंग होती है, वो डेल्टा वेव्स में काम होता है।
बच्चे होते हैं, बच्चे जब अपना कुछ एक गेम क्रिएट कर रहे होते हैं, कुछ तो नया खेलते हैं, तो वो पूरी बाहर की दुनिया से अलिप्त होकर के दे आर टोटली फोकस्ड इन देयर ओन क्रिएटिविटी। एट दिस टाइम डेल्टा वेव्स काम करता है। तो ये है डेल्टा वेव्स। आई थिंक आप लोगों को ये सारे चारों वेव्स समझ आ गए। नहीं भी समझ आया तो हम इसके बारे में लास्ट में समझेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो मास्टर यहाँ पे अपने ऑथर हमें एक एग्जाम्पल देते हैं, द म्यूजिशियन ट्रैप्ड इनसाइड द प्रोग्रामर। जिनके पास बुक होगी देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अलग अलग है ना हमें फोटोज दिए हैं ब्रेन मैपिंग के। तो माइंड मिरर किया उन्होंने, माइंड मिरर यूज किया है। तो उसमें है ना ब्रेन में कैसे कैसे वो वेव्स के कितने कितने रेंज है, कितना बीटा वेव है, कितना अल्फा वेव, तो वो उन्होंने बताया, आप देख सकते हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो फिर आगे उन्होंने एक हमें एग्जाम्पल बताया, एक 42 ईयर्स के प्रोग्रामर, मतलब ये कंप्यूटर प्रोग्रामर थे प्रेम नाम के। तो इनका ऐसा था कि ये बहुत अच्छे गिटार चलाने मतलब बजाने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम इनका क्या रहता था कि इनको टाइम ही नहीं मिलता था। इनके ब्रेन में पूरा फिट था कि नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, और जिंदगी बहुत टफ है, नहीं होता कुछ भी, टाइम नहीं मिलता, बस एक दुखी आत्मा जैसा। तो ये सब क्या था, उन्होंने उनके ब्रेन में वो एक फीड था कि मेरे को टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब वो इस मानसिकता के साथ मैक्सवेल किड के पास गए तो उन्होंने पहले तो उनका ईईजी निकाला, मतलब ब्रेन का मैपिंग देखा। तो उसमें पता चला उनका जो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर था, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट ब्रेन हेमिस्फेयर, ये दोनों में ना इतना बीटा भरा हुआ था, हाई बीटा था। तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहते थे, एंग्जाइटी रहते थे, नेगेटिविटी उनके अंदर बहुत सारी थी। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाई बीटा। तो उन्होंने देखा कि अल्फा तो पूरा नहीं के बराबर ही था, डेल्टा था लेकिन अल्फा नहीं था। डेल्टा मतलब क्या कि उनमें वो सब मिस्टिक एक्सपीरियंसेस करने की सारी एबिलिटी थी, लेकिन जो अल्फा, जो ब्रिज थी, जो उनको क्रिएटिव बना सकती थी, वही वीक थी। फिर उन्होंने क्या किया, इको मेडिटेशन टेक्निक इनकी फॉलो की, और वो करते 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 उनमें इतना ड्रास्टिक चेंज आया। क्या हुआ, उनका जो रेस्ट हार्ट रेट था वो 79 से 64 तक आया शुरुआत में। फिर उनका जो ब्लड प्रेशर था वो भी नॉर्मल हो गया। इस तरीके से उनका इम्यून मार्कर भी डेवलप हुआ। तो धीरे 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 ऐसे पॉजिटिव चेंजेस उनमें आने लगे। और इतना चेंज आया कि उन्होंने जो जिंदगी है उसको जिस तरीके से वो डार्क साइड में देखते थे, उनको वो लाइट साइड, यानी एक होपफुल लगने लगी, अच्छी लगने लगी। एक हम बोलते हैं ना, जब से मेडिटेशन में आए देखिए सब लोग, तो हमें ना एक उमंग भरी एक फीलिंग में रहते हैं, एक हाई हाई फील होता है, वाई बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। ये मेडिटेशन का इम्पैक्ट धीरे धीरे आता है क्योंकि यू आर इन अवेयरनेस स्टेज। और बहुत सारे आगे मैं बताऊंगी, ये हम सब फील करते हैं, हमने किया है, तो हम वो आगे लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने खुद में चेंजेस देखे। उन्होंने खुद के लाइफ में एक खुद का सेल्फ कंट्रोल पाया कि मैं कर सकता हूँ। उन्होंने देखा कि मेरे पास खुद के लिए टाइम है, मैं वो कर सकता हूँ, खुद के लिए टाइम निकाल सकता हूँ। तब से वो रेगुलर खुद के गिटार को प्ले करने के लिए टाइम निकालते थे। और वो अपने आप अंदर वो इतना बड़ा चेंज देखते कि वो बताते कि ये ऐसा मैं कैसे बोल सकता, मतलब उनको खुद को यकीन नहीं होता कि वो टाइम था कि जब मैं लाइफ को टफ बोलता था, जस्ट लाइक माई फादर यूज टू से। ऐसा वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। सो मेडिटेशन कितना ड्रास्टिक आपके अंदर चेंज लाता है। फिर आगे ऑथर हमें बताते हैं व्हेन कॉन्शियसनेस चेंजेस ब्रेन वेव चेंजेस, बराबर। हमने इस बारे में पहले भी बताया था कि हम एक एक सेल में नए हैं। अब सेकंड में, सॉरी, एक सेकंड में हम एक नए बींग हैं। अब भी मैंने मोनाली कहा, मैं ये सेकंड की मोनाली, अगले 2 सेकंड में या अगले नेक्स्ट सेकंड में मैं वो वाली मोनाली नहीं रहूंगी। क्योंकि मेरा जो कॉन्शियसनेस इस प्रॉपर नाउ मोमेंट में है, जो इस सेकंड में है, मैं वही हूँ। अगर मैंने इस स्टेज में खुद को हैप्पीनेस में फील किया, एक उमंग में फील किया, तो मैं ये वाली राइट, ये मोनाली हूँ। हम कभी नहीं मरते, हमने इस बारे में समझ लिया, वी आर एनर्जी बीइंग्स, है ना। तो हमारी कॉन्शियसनेस मतलब हमारी जागरूकता, हमारे थॉट्स, उस समय की अवेयरनेस, ये हमारे को निश्चित करती है। तो यहाँ पे ऑथर हमें ये बताते हैं कि व्हेन कॉन्शियसनेस चेंजेस ब्रेन वेव चेंजेस, यानी यहाँ पे ये बताते हैं कि हमारे विचारों से ही हमारे ब्रेन वेव बदलते हैं। एग्जाम्पल, अभी हमने इतना सब डिस्कशन कर लिया कि हम एंग्जाइटी में हो, फियर में हो, तो हम बीटा वेव में आ जाते हैं।
और जैसे हम कुछ बहुत ज्यादा मिस्टिक एक्सपीरियंस करें, सो वी आर इन डेल्टा वेव। अल्फा में हम शांत होते हैं। यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस उस अलग अलग वेव्स को, ब्रेन वेव्स को दर्शाती है। हम जिस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, जिस अवेयरनेस में रहेंगे, जिस थॉट में रहेंगे, उसी तरीके से हमारी ब्रेन वेव्स भी दिखेगी। यानी यूं समझ लो कि अगर 24 घंटे अगर हमारा इलेक्ट्रोड लगा करके मैपिंग किया जाए, तो आप देख सकते हो कि हमारे थॉट के वजह से हमारे ब्रेन में उस लेवल पे चेंज हो रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम, कि यहाँ ऑथर बताते हैं जैसे ही हम डर में आते हैं, तो हमारे खून में मतलब सॉरी, ये जो ब्रेन है, ब्रेन में बीटा का इतने जोर से एकदम फ्लड की तरह आता है, तो होता क्या, हम एक सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक ब्लीसफुल स्टेट में आते हैं, एक हैप्पीनेस स्टेट में आते हैं, तो उस समय हमारा एक अवेकन माइंड पैटर्न स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ब्लिसफुल मतलब क्या है, कि यहाँ हमें ना सबके लिए एक प्यार की फीलिंग फील करते हैं, है ना। कॉन्शियसनेस इज फिल्ड विथ लव, ब्रेन फंक्शंस वेरी डिफरेंटली। देखिए हम लोग जैसे अभी मेडिटेशन में आ गए, तो हम किसी को अलग समझते ही नहीं है। एक वननेस का स्टेट आ जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज वी आर इन ब्लीसफुल स्टेट, है ना। तो इस समय क्या होता है, इस स्थिति में बहुत सारे अमाउंट ऑफ थीटा, डेल्टा और अल्फा, ये तीनों चीजें बहुत हाई लेवल में हो जाती हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अब देखिए। इमोशंस आर ऑल्सो क्रिएटिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अतः न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है? हार्मोन्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर नथिंग बट हार्मोन्स। तो आपको पता ही होगा, सेरोटोनिन सुना है आपने? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन किससे एसोसिएटेड है? प्लीज कैन एनीबडी से? सेरोटोनिन हार्मोन जो है, वो किससे एसोसिएटेड है? आप लोगों ने सुना होगा, सेरोटोनिन सेक्रेट होता है, डोपामाइन सेक्रेट होता है, और कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं मेडिटेशन में? आनंदमाइड सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? ऑक्सीटोसिन सुना होगा। यस यस यस। और एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या है? कोई बता सकता है एंडोर्फिन? जी, अच्छा प्रयत्न है। एंडोर्फिन का एक्चुअली देखिए, आपने देखा होगा पेन किलर लेते हैं हम, क्यों? पेन को बंद होने के लिए। देखिए हम मेडिटेशन में जब ये प्रोसेस करते हैं ना, कि ये ठीक हो रहा है, ये जगह ठीक हो रहा है, तो हमारा ब्रेन है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी वो हार्मोन सिक्रेट करता है। वो जो, हाँ, यस यस यस, परफेक्ट। पेन रिलीफ। तो जो एंडोर्फिन है ना, वो धीरे 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 उस पेन को रिलीव करता है। कुछ भी नहीं, बाहर दवाइयां है ही नहीं, ये सारे के सारे ड्रग्स ही है ना। ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग, एक प्रेम, एक जो लविंग फील होता है, एक बॉन्डिंग का फील होता है, वो ऑक्सीटोसिन। ये कौन करता है? हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सारे ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, हार्मोन्स हमारे ब्रेन में ही है। वो सीक्रेट होते हैं उस थॉट की वजह से, उस कॉन्शियसनेस की वजह से। तो सेरोटोनिन जो है ना, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि मेरे पास सब कुछ है। आपके पास थोड़ा भी है, लेकिन आपके अंदर ना सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। जरूरी नहीं उसमें थोड़ा बड़ा कुछ भी नहीं है, यहीं पे सारा। आप कितने भी अमीर हो जाए, कितने भी गरीब हो जाओ, लेकिन अगर आप यहाँ सेटिस्फाई हो, यू आर रिच, यू आर द रिचेस्ट वन इन दिस वर्ल्ड। सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। और वो सेरोटोनिन, वो हार्मोन रिलीज होने से होता है। डोपामाइन, आपको डोपामाइन पता है? चलो मैंने एक लाइक दे दिया रामेश्वरी जी को, हो गया डोपामाइन सीक्रेट। तो डोपामाइन क्या है? इट इज द फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड, किसी को रिवॉर्ड देना। अगर कहने मैंने कह दिया रामेश्वर जी आप बहुत सुंदर है, तो वो क्या हो गया, आपको हैप्पीनेस फील हो रहा है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डोपामाइन। आज आपने कुछ पोस्ट किया, आपको कितने लाइक्स आए? 1000 लाइक्स, वाह। तो डोपामाइन सिक्रेट हो गया, दैट इज लाइक द रिवार्ड। आपको कोई रिवार्ड दे रहा है। तो ये सारे के सारे मेडिटेशन में आपको ये सारे सीक्रेट होते हैं। और ये थीटा, डेल्टा एंड कौन सा वेव है अपना? अल्फा। ये तीनों वेव्स जब एक कोरिलेशन में आते हैं, तो ये सीक्रेट होते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, बेटा जो हाई रेंज है ना, उसको बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, नॉर्मल में रहना है। और इन सब वेव्स को नॉर्मल मेंटेन करना है। और ये सब कब होता है? जब हम मेडिटेशन में आते हैं। तो ऑक्सीटोसिन बता दिया हमने, बॉन्डिंग हार्मोन। और आनंदा माइंड, देखो,
फॉरेनर्स ने इसको नाम दिया आनंदमाइंड। और आनंदमाइंड ये है संस्कृत वर्ड आनंद, ब्लिसफुल स्टेट, जो हाईएस्ट है। तो ये सीक्रेट होता है, मतलब ये भी एक पांचवा हार्मोन है। ये सारे के सारे न्यूरो ट्रांसमीटर इन बिल्ट अपने ब्रेन में है। अलग से टैबलेट लेने की जरूरत नहीं, खुद पे काम करो और ये पांचों के पांचों हार्मोन का फायदा उठाओ। चलो, तो नेक्स्ट है ब्रेन वेव्स एक्सप्रेस द फील्ड्स जनरेटेड बाय इमोशंस। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं अपने को कि यही सेम आपको आगे वही पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ ये बताते हैं कि जो ब्रेन पैटर्न ऑफ लो बीटा और हाई डेल्टा है, ये क्या है, इसमें इसका मतलब आगे चल करके आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि आप किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होते, नॉन इन्वॉल्वमेंट, डिटैचमेंट की भावना निर्माण होती है। कुछ हो भी गया ना, लेट इट गो, मतलब हमें ना साक्षी भाव में आते हैं। अपनी लैंग्वेज में हम कहेंगे साक्षी भाव में आना। साक्षी भाव में क्या होता है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, हमें दिख रहा है, सब दिख रहा है, ड्रामा हो रहा है। ये अपने पीसेस में ऐसे आपको समझा है। सेम वे ऑथर अपने को साइंटिफिक वे में बताता है कि ब्रेन पैटर्न जब लो बीटा से हाई डेल्टा तक जाता है तो इस तरीके से अपने अंदर चेंजेस आते हैं। नॉन इन्वॉल्वमेंट, डिटैचमेंट, लेटिंग गो, एज वेल एज ऑफ ऑल वननेस, हम एकत्व में जीने लगते हैं, हम सब एक जैसे लगते हैं और एक ब्लिसफुल स्टेट फील होता है, सबके लिए प्यार रहता है। किसी के लिए भी, चाहे वो छोटा मोटा कीड़ा क्यों ना देख लो, तभी हम पता चल जाता है कि ये भी वही है जो मैं हूँ। वो वननेस की स्थिति इन वेव्स में दिखती है। द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टेक्स, यहाँ पे उन्होंने खूब बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। ये पढ़ते समय मुझे मेरे खुद का एक एक्सपीरियंस याद आया। जूली नाम की एक वुमेन थी। तो वो पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन से सफर थी। वो बताती है कि जब मैं ये मेडिटेशन में आई, तो पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि नहीं, मन नहीं करता था, एनोइंग लगता था कि शांत क्या बैठना है। फिर उन्हें आजू बाजू की जो लोगों की ब्रीदिंग हो गई या वो उनका जो डिस्टरबेंस है उस पे ध्यान जाने लगा, कहीं बॉडी में इचिंग फील होने लगी। तो उनका मन पहले तो मान ही नहीं रहा था कि बैठना है, पर उन्होंने पूरी हिम्मत की कि नहीं, मैंने मेडिटेशन करना है, मैंने कंटिन्यू करना है और बैठना है। तो इस तरीके से वो धीरे 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 अपनी सांसों के साथ एक होती गई। और हुआ क्या कि उन्होंने खुद को ऐसा पाया कि वो जैसे बह रही है, इन सांसों के साथ एक फ्लो में बह रही हो, एक जैसे नदी में फ्लो हो रही हो। तो इस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। और वो ये बताती है आगे चल के, ये सांसों के साथ एक होते 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 वो एक स्टेज पे ये एक्सपीरियंस करती है कि वो जैसे कोई समुद्र देख रही हो या बहुत सारी ग्रीनरी देख रही हो, माउंटेन्स देख रही हो, ट्रीज देख रही हो, रॉक्स देख रही हो। यानी ये थर्ड आई एक्सपीरियंस, पीएसएसएम से बताता है थर्ड आई एक्सपीरियंस। अब ये वो क्या बताएंगे ऑथर अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, पीएसएसएम से थर्ड आई एक्सपीरियंस बताता है। ये सब वो विजन देख रही है। वो ये भी फील करती है कि जैसे कि ये सारी की सारी चीजें एक ह्यूमन बींग के ना बॉडी में आउटलाइन में दिखती है ब्लू कलर में, और वो उनकी जैसे सामने आती है। ये सारी की सारी ब्लू एनर्जीज उनके सामने आती हैं और उन्हें एक डायमंड देती है, उनमें से एक एनर्जी आती है और उनको एक क्रिस्टल देती है। और ये क्रिस्टल वो लेते हैं और अपने हाथ में जैसे रखती है। और वो देखती है कि उनके अंदर का जो डिप्रेशन था वो सारा धीरे 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 मेल्ट हो रहा। और वो जैसे वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सारे हम बोलते हैं ना थर्ड आई एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को ये तकलीफ थी, लेकिन इतना अचानक से चेंज आया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, एस्ट्रल ट्रैवल में मास्टर्स आए। सेम ये जूली ने एक्सपीरियंस किया। उन्होंने देखा कि जो ये ओशन उन्होंने देखा, ट्रीज देखे, ये सारे एक बीइंग बन गए। और कुछ 15 फीट टॉल ऐसे बड़े बड़े एक लाइक देवता की काइंड ऑफ में से आ गए। और उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, लाइक एवरीथिंग विल बी फाइन। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी फील की कि सब तरह से प्यार ही है, प्यार ही इम्पोर्टेंट है। फीलिंग ऑफ लव उन्होंने उस समय फील किया। और वो डायमंड क्रिस्टल जैसे उन्होंने अंदर रखा तो उन्होंने देखा कि जैसे उनका जो पेन था ना वो सारा दूर भाग गया, और वो पानी की तरह, ड्रॉपलेट की तरह गिरकर जमीन पे बह रहा हो, ऐसा लाइक मतलब सब रिलीफ हो गया उनका, पूरी लाइफ में से डिप्रेशन जैसे चले गया हो। और इस तरीके का वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। और जैसे उनको कहा गया ना, जैसे हम बोलते हैं ना लास्ट 5 मिनट्स, सेम वे। तो ये एक्सपीरियंस, सॉरी, जब उनके मैक्सवेल किड बताते हैं कि जैसे उनको कहा कि अपने रूम में आओ, तो वो बोलते कि मैंने खुद को ऐसा पाया कि मैं बहुत दूर थी, मिलियंस एंड मिलियंस माइल में दूर थी, वहां से मैं
जैसे खींच के ला रही हूँ खुद को, वही जिसे हम पीएसएसएम में एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस बोलते हैं, ये उन्होंने किया। तो इस तरीके से ये एक्सपीरियंस को शेयरिंग किया गया है। और यहाँ ऑथर ये बताते हैं कि कॉमन इन मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, यानी ये जो कुछ भी एक्सपीरियंस है ये किसी एक ही बंदे का नहीं है। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने इसलिए कहा कि ये पढ़ते समय मुझे मेरी खुद की एक इंसिडेंस की याद आई कि मैंने जब थर्ड आई एक्सपीरियंस किया तो यही सब देखा था। रॉक्स देखे, कई माउंटेन्स देखे, एंड आई वाज लाइक मैं जैसे उड़ रही हूँ एरोप्लेन की तरह, और ये सब मैं देख रही हूँ। मैंने खुद को एक ह्यूमन मतलब एक बॉडी की लिमिटेशन में देखा ही नहीं, एक अलग ही था सब कुछ, वो सब था डेल्टा वेव में। तो यहाँ पे ऑथर हमें क्या बताते हैं कि ये एक ही का नहीं, सबका कॉमन एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें क्या एक्सपीरियंसेस है उन्होंने शेयर किया है। परवेसिव फीलिंग ऑफ पीस, बहुत असीम शांतिता, शांति फील होती है हमें, एकदम डीप पीस। उसके बाद द फॉलिंग अवे ऑफ वरी एंड डाउट, किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, कोई चिंता सताती नहीं हमें। और डिटैचमेंट फ्रॉम लोकल सेल्फ, आजू बाजू जो कुछ भी दिख रहा है या हम बॉडी दिख रहे हैं तो इसमें से हमारा डिटैचमेंट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हम क्या, ये सीमित बॉडी नहीं है, हम इससे कुछ और अलग है, एक कॉन्शियसनेस है। ये धीरे 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 ये एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं। एन एक्सपीरियंस ऑफ वननेस विथ नॉन लोकल माइंड, यूनिवर्स के साथ एकत्व का भाव, हमें ऐसा लगता है कि हम एक हो गए हैं, कोई हमें अलग नहीं लगता है, जिसे देखते हैं वो हमें एक लगने लगता है, जो सामने वाला दिख रहा है वही मैं हूँ। ये भावना आती वननेस की, जो उसमें है वही मैं हूँ। तो एक वो एक ब्लिसफुल, वो एक प्रेम भरा, वो कंपैशनेट, वो एकत्व की भावना, ये सब कोई फील करता है जो जो मेडिटेशन करते हैं। मीटिंग विथ सिंबलिक गाइड, जैसे हम बोलते हैं ना हमें एस्ट्रल मास्टर मिले थे, तो ये सबके साथ होता है। और उन मास्टर से हमने कुछ गिफ्ट किया, ये भी बहुत सारे मतलब हमने एक्सपीरियंस लिए हैं। बहुत सारे मास्टर्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे मास्टर्स आए, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ डिपॉजिट किया मेरे बॉडी पे या मुझे कुछ ऐसा दिया। तो ये सारे कॉमन एक्सपीरियंसेस है। द इंटीग्रेशन ऑफ द गिफ्ट विथ हर बॉडी एंड लोकल, हर लोकल सेल्फ, अ सेंस ऑफ बीइंग चेंज बाय द एक्सपीरियंस, और उसके बाद खुद में जो बदलाव आता है। जैसे अभी जूली ने बताया कि वो डिप्रेशन की शिकार थी और पूरा गायब हो गया, जादू काइंड ऑफ, है ना, मिराकल। बहुत सारे बताते हैं कि मुझे इस तरीके का कैंसर था लेकिन वो तो गायब हो गया, डॉक्टर ने चेक किया यार कैंसर ही गायब है। सो एकदम ट्रांसफॉर्म, एकदम ड्रास्टिक, कुछ तो मिराकल काइंड। सो दिस इज अ कॉमन मिस्टिक एक्सपीरियंसेस विद ऑल द मेडिटेटर्स। ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, द हाई एल्टीट्यूड सॉरी एम्पलीट्यूड डेल्टा वेव बिकम स्टेबल। तो जिन लोगों को एस्ट्रल मास्टर्स दिखते हैं या जो ये थर्ड आई का एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उनका जब ब्रेन मैपिंग देखा गया, यहाँ पे डॉक्टर जैसे वो ब्रेन वेव चेक करा, तो उस टाइम पे जो डेल्टा है ना वो एकदम एक लीनियर स्टेबल चलती है, कहीं ऐसा एम्पलीट्यूड या एल्टीट्यूड वगैरह कुछ नहीं दिखता है, एकदम स्टेबल। मतलब ये माप नहीं सकता, वो मशीन भी माप नहीं सकता कि क्या हो रहा है बियॉन्ड दैट। तो ये जब स्थिर हो जाए समझ लेना कि दे आर इन द एस्ट्रल एक्सपीरियंस, दे आर कम्युनिकेटिंग विद द एस्ट्रल गाइड्स, ऐसा ये साइंटिस्ट हमें बताते हैं। तो ये भी उन्होंने यहाँ पे और एक अपने महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी की पोयम का उल्लेख किया है। वो यही बताते हैं कि तुकाराम जी भी जिस स्टेट में रहते थे वो कहते थे कि तुम ही सब कुछ हो, हरि मेरे तुम ही सब कुछ हो। आई मतलब मैं खुद को खो करके मैंने तुम्हें पाया, वॉट एवर, जो वो जो भाव उन्होंने बताया। तो ये सारे भाव कहाँ के, डेल्टा वेव के। तो ये उन्होंने थोड़ी सी एक बहुत अच्छी पॉइंट बता दी है उसमें। Though when thus I lose myself in thee, my God, then do I see and I know that all the universe reveals this beauty. All living beings and all lifeless things exist through thee. मतलब क्या, oneness, कि मैं खुद को खो करके तुम में हो गया और जो तुम हो मैं वो सब बीइंग में देखता हूँ, सब जगह देखता हूँ। तो यानी क्या, oneness में आ गए। तो ये डेल्टा वेव की क्या बोल सकते हैं, इंडिकेशन है, आप उस वेव में हो। सेम वे उन्होंने भारत के और एक संत रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी बताया। कितने बजे, 10:15, ठीक है। मैं इसको है ना दो स्टेज में लूंगी, मैंने बताया था जैसे शिवा सर को भी बताया था, है ना, कि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझने जैसा है। आगे एक्सपीरियंसेस है, हम और 15 मिनट लेंगे, और 15 नहीं, आई थिंक मुझे 10 मिनट लेंगे, 5 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, चलेगा ना रामेश्वरी जी। तो सेम वे रामकृष्ण परमहंस जी का भी एक्सपीरियंस बताया कि जब वो इस स्टेज में आते थे, ब्लिसफुल स्टेट में आते थे, तो घंटों उठते ही नहीं थे और उनका पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता था, कड़क हो जाता था।
और जैसे वो वापस आते भी थे शरीर में तो घंटों लगते थे, उनको बात ही नहीं होती थी, उनसे स्पीच नहीं आता था, बोलना मुश्किल होता था। तो धीरे से उस स्टेज में आते, फिर उनको मतलब इतने दूर वो सारे एक्सपीरियंसेस करके, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस करके फिर आते हैं। मतलब वो बताते हैं कि इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो बताते हैं। उसकी एक बुक भी की है। और उनका उन्होंने एक मतलब अपने बारे में ही बताया कि जब मैं वापस आता हूँ तो वो शेयर करते कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो वो देखते कि मिलियंस ऑफ सन, हमें एक सूर्य देखे तो भी हमारी आंखें तिलमिलाने लगती हैं। तो उन्होंने मिलियंस ऑफ सन का अनुभव किया। तो ऐसे वो एक्स्ट्रा ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और वो एक बुक में कंपाइल की है जिसका नाम है द वर्ल्ड्स रिलीजन, जिसका ऑथर है थियोलॉजियन हुस्टोन स्मिथ। तो इसमें ये सारे भारत के संत जो भी हो गए उनके सभी के और भी बाकी संतों के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। भी आगे बढ़ते हैं हम, डेल्टा वेव्स एंड कनेक्शन विद नॉन लॉजिकल लोकल कॉन्शियसनेस। जैसे हमने बताया कि नॉन लोकल यानी कि हम क्या, एस्ट्रल ट्रैवल थोड़ा क्या, मतलब जो इस अभी हमारे हमें दिख नहीं रहे अलग डायमेंशन के बींग्स हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन बनने लगता है इस डेल्टा वेव में। वही है। और आगे आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताना यहाँ लग रहा है मुझे, थीटा वेव्स एंड हीलिंग। जो जो कोई भी अभी हीलर्स होते हैं तो उन लोगों की जो ब्रेन वेव कौन सी होती है, वो थीटा वेव की। ये हमने आगे भी पहले भी पढ़ा है। तो यही बताया गया कि बीटा वेव्स इन द फर्स्ट हीलर देन हीलिंग। ये हमने पहले भी शेयर किया कि जिसके ऊपर काम हो रहा है, हीलिंग का काम हो रहा है ना, वो भी क्या होता है, पूरी आंखें बंद करके रहता है और एक हीलर हीलिंग दे रहा होता है। तो इन दोनों की ब्रेन स्टेज कौन सी होती है, थीटा वेव में होती है। हमने डेल्टा भी समझ लिया, थीटा भी समझ लिया, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, द डॉक्टर हु कुड नॉट हील। मुझे लगता है अभी मैंने बंद करना चाहिए, इट्स अप्रॉक्स 10-20। एक 10 मिनट में हम क्वेश्चन ले लें, हम आगे बढ़ते हैं, इसको अगले चैप्टर में क्लैरिफाई फॉरवर्ड करेंगे। क्या बोलते हो रामेश्वर मैम? जी जी। है ना, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मैं बोल रही हूँ ये कोर है, माइंड टू मैटर का कोर है, सारा बेसिक है। एंड आई होप आप लोगों को सुना है, फिर भी नहीं सुना है तो प्लीज बोलिएगा। थैंक यू सो मच मोनाली जी। और मास्टर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना वीडियो भी ऑन करें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई अनुभव आपको शेयर करना है, या आपने भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। जी, अनम्यूट करें। हाँ हेलो मैम। हाँ जी मैम मैं बोलिए। वीडियो ऑन कर लेता हूँ। जी थैंक यू मैम। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा इमोशंस के बारे में बताया। मैम मेरा क्वेश्चन है, मुझे फियर बहुत रहता है, तो मुझे जी बहुत एक्सट्रीम फियर लगता है। अकेले में जब कोई नहीं होता है तो बहुत फियर लगता है, उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस कर सकते देखिए, अभी हमने क्या जाना, अभी आप है ना मुझसे कन्वर्सेशन कीजिएगा पहले तो। आप ये समझ गए होंगे कि फियर कौन से हैं? वेव्स को दर्शाता है अपने ब्रेन के। बीटा बीटा बीटा। परफेक्ट। बीटा। तो आपने ये भी देखा है कि इन फियर से, एंजाइटी से हमें कौन बाहर ला सकता है, हम कैसे बाहर आ सकते हैं? अल्फा। अल्फा। अल्फा कब हम अल्फा रीच में मेडिटेशन। करते हैं? मेडिटेशन। जी। तो मेडिटेशन। हमारे, जी हमारे जो मैंने बताया ना, पांचों जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर है, हार्मोन्स है, ये ये सब क्या है, अभी देखिए आपने फियर क्या कहा, तो इस फियर में मैम मैं से बाहर। मेडिटेशन बहुत करता हूँ, 2-2 घंटे करता हूँ, तो फिर क्यों नहीं जा रहा? मतलब ट्रिगर हो हाँ। जाता है कभी कभी। हाँ, देखिए, अभी इसका आंसर मुझसे भी कहीं ज्यादा बेटर आप अच्छे से जानते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, ठीक है, सुन रहे हैं ना आप? तो मेडिटेशन करते जी समय जी। हाँ, फियर में है ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो आपको देखो, पहले खुद पे क्या काम करना है। मेडिटेशन करते समय आप जैसे अभी बैठ रहे हो, मुझे मेडिटेशन करना है, पहले ये बोलना है कि मुझे मेरे फियर पे जीत हासिल करनी है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथफुल एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनना है। और एक ऐसा एक पहली बात तो एक समझ लीजिए, पीएसएस में आने के बाद आप पास ये विजडम आ गया है कि यू आर नॉट जस्ट सिंपल एक फिजिकल बॉडी नहीं हो आप, है ना। आप उसी जी परमात्मा का जी अंश हो, जी। में आपके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं। यू आर पावरफुल बीइंग। आप वो हम्म असीम शक्ति का ही हिस्सा हो।
यहीं पे आप जीत जाते हो। मेडिटेशन करते समय आपने पहले ये थॉट रखना है कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ, जो पावर उसमें है वही मुझ में है, मैं उससे अलग नहीं हूँ। जब आप इस थॉट को लेकर के ये सोचते हैं कि मुझे मेरे फियर पे इतने दिनों में जीत हासिल करनी, 20 डेज का एक लगा लीजिए कि मुझे इस 20 दिन में खुद के फियर पे जीत पानी है। बार बार फियर भी नहीं बोलना है, नो नेगेटिव वर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट नो। अपने वो शायद पिछले लेक्चर में थे या नहीं आप थे पिछले लेक्चर में? मैम पिछले महीने साउंड शायद आज के, ही ज्वाइन। जी, तो साउंड के ऊपर लेक्चर था, तो एक पार्ट था उसमें, तो साउंड मतलब मैम क्या होता एक चीज, जी मैम, एक एक मैं साउंड से रिलेटेड बोल रहा हूँ। जैसे जब कोई तेज शार्प आवाजें होती है ना, तो मुझे घबराहट होती है। जैसे बाहर कोई है? जी गाड़ी आ रही है या कोई चिल्ला जी, रहा है, उससे बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है। उसके लिए मैं देखिए हाँ, देखिए देखिए, जी दो रीजन है, दो रीजन है। देखिए, कभी कभी क्या होता है हमारे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है ना, वो ट्रॉमेटिक हो जाता है। अभी आप जो बता रहे जी हैं उससे मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ ट्रॉमेटिक हुआ था पिछले के लाइफ टाइम में। तो इसलिए आप जी इसने ही एज में आकर के मेडिटेशन करके आप जैसे बताएं, एक्चुअली क्या होता है पता है, मेडिटेशन करते समय में बहुत बार हमारे दिमाग में वही चलता है, भाई आपको अपनी ब्रेन की रिवायरिंग करनी है, और ये तभी पॉसिबल जब आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन करने का मतलब क्या है, आप जब सांसों के साथ एक होते हो, सांसों के साथ एक होना मतलब क्या, नो थॉट। उस समय ये भी थॉट नहीं चाहिए कि मुझे फियर, मैंने पहले कहा आपको नेगेटिव वर्ड्स लाना नहीं है। वर्ड आया भी ना तो क्या बोलना है, मैं उसी परम शक्ति का अंश हूँ, वही शक्ति जो उसमें है वो मुझ में है। आप ये बार बार रिवायरिंग करिए अपने ब्रेन को। आप मेडिटेशन में बैठने से पहले भी ये बोले, और जब जब थॉट आपका नेगेटिव हो तो उसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करना है, उससे भागना नहीं है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। थॉट को ट्रांसफॉर्म करना है, उसको भगाना नहीं है या उससे भागना नहीं है, उसके लिए कोई द्वेष नहीं करना है। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट। ट्रांसफॉर्म कैसे, एक एनर्जी के रूप में कि मैं वही शक्ति हूँ जो वो परम शक्ति है, उसी का अंश हूँ मैं। ठीक है, ये थॉट पैटर्न एक कुछ आप लिख लीजिए चाहिए तो, और मेडिटेशन में आप ये करते समय ये चीजें फॉलो कीजिए। नो नेगेटिव वर्ड, पहली बात। अभी आपने मुझे बताया कि मेरे अंदर फियर है, अगली बार आप फियर ये वर्ड ही भूल जाओ। इस तरीके से अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लानी। और पास्ट लाइफ का कुछ तो ट्रॉमेटिक था, बस आप उसको छोड़ दीजिए। जी ठीक है, आप उसे कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, ये करना है। और मेडिटेशन में आप उसी बीन में रहिए जो मैंने आपको बताया, खुद को पावरफुल फील करना है, क्योंकि हम सब पावरफुल बीइंग है। वो छोटा सा मस्कीटो भी दिखता है ना, वो भी उसी अंश, उसी आत्मा मतलब परमात्मा का अंश है। हर बीइंग में हर कोई जो हमें दिखता है वो सब उसी का अंश है। हर जगह चेतना समाई है। इसलिए क्या होगा, आप ये जब थॉट रखोगे, ठीक है, फियर किस किस चीजों से आता है वो भी देखना आप, किस किस चीजों से आता है, आवाजों से बताया आपने, ये मैं आपको आवाज बताती हूँ। से आता है। हाँ, यस यस, कोई तो एकदम सडन सा आवाज आता है या कुछ गिरता है तो डरते हैं, ये और नॉर्मली होता है, ये जी हमारा आज का नहीं है। हम बहुत जन्मों से ना ये कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, हमारे डीएनए में डिपॉजिट है ये कहीं तो भी। हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत पहले जो पूर्वज जो केव में रहते थे, उनकी धारणा ये थी कि हम अगर इस गुफे में रहेंगे ना, बंद रहेंगे ना, डर के जिएंगे ना, तो ही हम सेफ रहेंगे। तो ये डर ने उनको जीने का रीजन बनाया, तो वो डीएनए में कहीं तो डिपॉजिट है। लेकिन ये आप ही का नहीं, हम सब ऑलमोस्ट 99% ह्यूमन बींग में ये डिपॉजिट है। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं मेडिटेशन से। डीएनए चेंज होता है मेडिटेशन से, उसके स्ट्रैंड्स बदलते हैं, इस बात को आपको विश्वास रखना होगा। यहाँ पे सारा गेम आपका थॉट्स का है। मैंने कहा ना, आपने पहला अब एक थॉट एक ही रखना है, क्या, कि उसी पावरफुल शक्ति का मैं पावरफुल बीइंग हूँ, उसी परम शक्ति का मैं शक्ति स्वरूप हूँ। बस इस बात पे भरोसा रख लो, टिक जाओ, इसी एक लाइन पे आप टिक जाओ। जब भी कुछ भी हो, आ भी गया ना वो थॉट या कुछ आवाज भी आ गई, तो एक ही सोचना है, मैं एक सीमित शरीर नहीं हूँ, मैं असीमित हूँ। तो इस तरीके से आप जी अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए। जी। मैम, अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं, कुछ इश्यूज और भी हैं। मतलब मेरे फ्रेंड एक एक्सपायर हो गया था लास्ट ईयर, तो मैं आपसे पर्सनल व्हाट्सएप पे चैट कर सकता हूँ क्या? अगर आपको प्रॉब्लम, मतलब कुछ ठीक है, पूछना हो। कुछ मेरा फ्रेंड एक्सपायर हुआ था लास्ट ईयर, 1 ईयर हो गया उसको। उसके बाद से भी फियर बढ़े हैं मेरे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप पर डिस्कस नहीं कर सकता। तो अगर आपको सुना हो तो अपना नंबर आप शेयर करवा दें तो। ये, मैम आपका वॉइस हाँ नहीं आ रहा। जी हाँ आ जी, रहा, आ रहा, आ जी। रहा ऐसा कुछ भी है। अगर इशू है तो आप जरूर बताइए, मुझे भी बता सकते हैं। अगर लगा तो रामेश्वर मैम भी हेल्प करने के, आप बिंदास बताइएगा। जी मैम, जी आप दोनों का नंबर शेयर कर दीजिए। जी। थैंक यू थैंक यू। दीप जी।
जी, और कोई मास्टर? जो मोनाली में काफी इंफॉर्मेटिव था, बहुत साइंटिफिक भी था और साइंस से पूरा कनेक्टेड है। एक ही क्वेश्चन अभी तो मैं भी इस पे वर्क कर रहा हूँ। जनरली इंजीनियर्स के दिमाग बहुत चलते रहते हैं, नहीं? हम लोग जैसे इंजीनियर्स है ना, तो हमारे पास 6 काम एक साथ ही आ जाते हैं। उस टाइम पे कौन सा वेव एक्टिवेट होता है वो मुझे भी डिफिकल्ट होता है पता करना। बिकॉज कभी कभी जब तक मेडिटेशन में नहीं था ना, तब तक तो ये था कि हाइपर हो जाना पड़ता था। अरे ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो। आज के टाइम पे मे बी 50% आई कैन से ठीक हो जाता है, मतलब। यस, मे बी 50%। बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं जो 50% पे नील हो जाता है फिर से। मतलब जो मेडिटेशन किया भी है ना, तो शाम तक आते आते पूरा ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली आई बिलीव कि ये शिफ्टिंग कंटिन्यूस होता रहता है क्या। अ, हम ऑफिस में काम करते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, मेरा खाली अपना एक पर्सनल जो पूछना है। जैसे हमारा लेवल का काम है, हम लोग जो काम करते हैं बेसिकली, जिसमें ऑलमोस्ट 8 आवर्स 9 आवर्स में भी आप समझ लीजिए कि इट्स ऑलमोस्ट मल्टीफोल्ड। जैसे नहीं होते 10 हाथ होते हैं, जैसे 10 हाथ हमारे पास होने चाहिए। इस तरह से डिमांड रहता है। यू शुड बी मल्टीटास्किंग, और उसी तरह से हम लोग नीचे वालों को भी बोलते हैं। और शाम को आते आते ना, तो वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो फुल ट्रेंड आउट कंडीशन में हो जाता है। स्टिल वी ट्राई वेदर वो 8 आवर्स 9 आवर्स की एनर्जी कैन बी हील्ड बाय 1 आवर मेडिटेशन। इज इट पॉसिबल, या और करना मतलब पड़ेगा, करना पड़ेगा? जी 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 जी, यानी आपका कंक्लूजन है कि 1 घंटे के मेडिटेशन से आपका जो 8 to 10 आवर्स का जो कुछ भी लोड है, या मेंटली जो कुछ भी आप लोड हैंडल कर रहे हैं, तो वी कैन सस्टेन आवर एनर्जी टिल दैट टाइम। यही है ना? यस, यस। अच्छा, देखिए 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 देखिए, अभी जैसे आप भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ। ऑलमोस्ट हम सभी कोई ना कोई ऐसी चीजों से जूझते हैं कि जो हमें मेंटली हमारी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ विजडम काम करता है। ठीक है, विजडम क्या काम करता है? देखिए, दो बातें ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, विजडम है इम्पोर्टेंट। जो कुछ भी हो रहा है, देखिए मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। पहला तो मेडिटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा क्या होता है? जो सिचुएशन हो गई ना, वो उस समय तक के लिए हमें इफेक्ट करती है। पहले क्या होता था, वो इफेक्ट कितना कंटिन्यूअसली अपने ब्रेन में चलता था। अभी होता है क्या? आप खुद से पूछिए, कितने देर चलता है? ज्यादा से 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट। उसके बाद नहीं होता। वो सिस्टम आया तो भी वी विल एकदम फटाक से हम चेंज कर लेते हैं। बट वो है ना? चैन बना रहता है मैम, जस्ट मैं बोल रहा हूँ। हम लोगों में कैसा है ना कि वो एक खत्म होता है, दूसरे मीटिंग में दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा। तो जब तक उससे बाहर आते हैं ना ट्रांस से, जैसे आप समझ लीजिए, तब तक दूसरे में आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना था, पूछा मैंने, बिकॉज आई ट्राई टू रिसर्च, डन लॉट ऑफ रिसर्च, बिकॉज इस पे मैंने काफी बुक्स भी पढ़े। बट समहाउ अभी तक नहीं आंसर्स मिले हैं मुझे। आई एम ट्राइंग टू गेट द आंसर्स। रात में मुझे ड्रीम भी इसी तरह से कुछ कुछ कभी कभी एकदम खौफनाक ड्रीम आ जाते हैं। मे बी रिलेटेड टू ऑफिशियल होता है, किसका होता है मुझे नहीं मालूम। बट यस, ट्राई तो बहुत कर रहा हूँ मैं इस पे वर्क करने के लिए। बिकॉज ये है, दिस आई हैव एक्सेप्टेड इट, दिस वर्क प्रोफाइल। दिस कैन नॉट बी, इसको नहीं छोड़ा छोड़ा जा सकता, बट इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। नहीं दूसरे नहीं। तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरा है। ईएफटी भी करता हूँ मैं। जनरली मैं जब ज्यादा हो जाता है तो मैं ईएफटी पे चला जाता हूँ। आई डू सम ईएफटी, उससे थोड़ा रिलीफ हो जाता है मुझे। डाउसन चर्च ने ही बोला था मुझे, एक्चुअली उनका मैं सब्सक्राइबर हूँ, मेल का। तो ही डज ईएफटी आल्सो, दैट्स व्हाट, थोड़ा उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है मुझे। अच्छा मास्टर, देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आपके लिए जो सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है साबित, वो है विजडम। आप अभी यहाँ पे विजडम कौन सा काम करेगा? देखिए हाँ, अगर आपने उस सिचुएशन में जो कुछ भी चल रहा है, समझिए अभी ये मीटिंग हो गया, कोई तो भी आपके बॉस ने सारा फ्रस्ट्रेशन यहाँ वहाँ का जो है वो आप पे निकाल दिया, है ना? हाँ,
जी। तो वो फ्रस्ट्रेशन आपने क्या किया? अभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा क्या बोल सकते हैं, एक मंत्र समझ लीजिए, इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। और ये भी मैंने विजडम पीएसएसएम या मैं बहुत सारे मास्टर्स को सुनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक ही मास्टर को सुनती हूँ। तो विजडम यहाँ ये है कि देखिए, तीन प्रकार के आपकी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, समझो आप बॉस हो, आपने मुझे कुछ कह दिया, तो मैं तीन प्रकार से बिहेव कर सकती हूँ या रिएक्ट कर सकती हूँ, या समझिए उसके ऊपर मेरा ब्रेन थॉट प्रोसेस करेगा। पहला क्या होगा, मैं करूंगी उससे रिबेल। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ कहा, तो मैं बोलूंगी इनको क्या है, ये सिर्फ डांटने के लिए ये हो गए। तो मैं बोल के उठ के आपको अगर कुछ उत्तर दे दी, तो वो क्या हो गया, मैंने रिएक्ट कर दिया आपको। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, आपने कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, आप बॉस हो, आपने मुझे कुछ कह दिया, मैंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैं बार बार सोच रही कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे बोलेंगे। तो वो क्या हो गया, अब्जॉर्ब। ये सेकंड जो है वो है अब्जॉर्ब। और तीसरा जो है, ट्रांसफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्म। हमें इधर काम करना है, ना हमें उनके ऊपर रिएक्ट करना है, ना फिर आ, उसको अब्जॉर्ब करना है। ये दोनों चीजें क्या कर रही है, आपकी एनर्जी डिप्लीट कर रही है। आपने जो दिन भर जो मेडिटेशन किया ना, ये दोनों चीजें खत्म कर रही है। तीसरा जो है ना, वो आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं करेगी, ट्रांसफॉर्म करना है। करना क्या आपको, जैसे उन्होंने डांटा, जस्ट से कि उसका मंगल हो, उसका भला हो। उन्होंने जो कहा ना, इट्स ओके, वो उनका काम, लेकिन उसका भी मंगल हो। देखो, जैसे आप किसी के लिए ना दुआ देते हो, इट इज नॉट आर्टिफिशियल। शुरुआत में आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन हमें वो हैबिट बनानी है कि उसका मंगल हो। वो कितना भी बुरा आदमी हो या कितना भी भंगार हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोल दे वो आपको, बट अगर आपने उसको भंगार के बजाय ये बोल दिया ना कि नहीं नहीं, उसमें भी मैं ही हूँ, उसका मंगल हो, उसका अच्छा हो। ये धीरे धीरे जैसे ही है ना, अपने अंदर वो आदत, मैंने क्या कहा, रिवायरिंग करनी है अपने ब्रेन को। तो जैसे आप ये थॉट लाएंगे, तो ये आदत बनने के वजह से आपके अंदर ना, अगली बार वो कितनी भी सिचुएशन वैसे आने दो, यू आर रेडी टू फेस इट। आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखना है आपने, कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, तीनों में से रिएक्ट क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। दुआ दो उसे, क्योंकि वही आने वाला है। और आपको, आपने शायद ये पोस्ट पढ़ी भी होगी, आई थिंक आपने ही डाली थी, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना, हम किसी और के लिए, देखिए अगर आप किसी को ना क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये ऐसा करता है, इसको तो जब देखो दूसरों को डांटने आता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किसी और से कुछ लेना देना नहीं होता। वो सोचता है कि आप ये उसी को बोल रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आज तक हमें किसी ने बताई नहीं थी। मुझे वो जो पोस्ट मिली ना, बहुत बढ़िया लगी, कि यार ये तो बहुत बड़ा कुछ हाथ लग गया। मैंने मैंने मैम जो आप बोल रही है ना, मैं अपने उसमें रखता हूँ। बिकॉज व्हेन आई गो टू द मॉर्निंग ना, आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। एक फंडा है, फॉर्मूला लगाया है मैंने भी। आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। सो मॉर्निंग में जितने बार भी होते हैं ना incidents, उसमें ये सूत्र ऐड कर देता हूँ। डेफिनेटली उसमें इट और एक विल ऐड कर टेक, दीजिए। समटाइम्स इट विल टेक, कि वो लाना पड़ेगा। हाँ, सभी में परमात्मा के अंश है, सभी है, वो सब भी प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ। बट फिर भी हम अभी, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि जो बता रहे हैं ना, और वर्क करना पड़ेगा। देयर विल बी इनफ अमाउंट ऑफ वर्क टू बी रिक्वायर्ड। और एक, नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैंने क्या बताया, उस सिचुएशन तब आती है, राइट, तभी आती है। अभी ये आप ही हो ऐसा नहीं, मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैंने जो जो तीनों सुना ना, उसमें से जो ट्रांसफॉर्म है ना, यही मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे, अभी मैं आपको इतने मिराकल बताऊं, मेरे को तो ऐसा लगता है ना, मैं एक बुक लिख दूं, इतने मिराकल्स होते हैं। तो सच में, कि सामने वाला बंदा कैसा भी हो, लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता है कि एस्ट्रो मास्टर साथ में है, पूरा गेम चेंज। मैं आपको मेरा खुद का भी एक ज्वलंत एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरा प्रमोशन हुआ है, और प्रमोशन उस जगह हुआ जहाँ मुझे चाहिए था। तो मैं आपको बताऊँ, उसके लिए कम से कम इतने लोग स्ट्रगल कर रहे थे, आप यकीन नहीं कर सकते, इतने लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बट मैं अभी बता ही देती हूँ। मुझे मेडिटेशन में, जैसे बोलते हैं ना, हमें हायर सेंस से हम बात करते हैं, हायर सेल्फ से बात करते हैं, या जैसे लगता है कि नॉन लोकल जो गाइड्स होते हैं वो बात करते हैं। यू वोंट बिलीव कि मुझे लिटरली उन्होंने अभी देखे फिजिकल बॉडी में 3D में रहते हुए जो प्रमोशन मिला है, उसके लिए उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया। उस शौक की आवाज कहाँ से आई है, अभिनंदन, लाइक मैं हैरान हो गई। ये मेडिटेशन में ये कैसा हुआ। फिर मेरा मेडिटेशन में बैठने से पहले क्या था, संकल्प लेके बैठना है हम लोग, नहीं क्या कुछ, अगर हमें बहुत ज्यादा, जैसे अभी आपने बताया कि मेरा ये टेंशन है, तो मैंने संकल्प क्या लिया था, मेरा टेंशन का पॉइंट क्या था, कि मैं क्या करूं, मैं लूं या नहीं प्रमोशन। बस इस संकल्प के साथ मैं मेडिटेशन बैठी। तो उन्होंने मुझे क्या, लाइक क्या मुझे मैसेज मिला, जस्ट ट्रस्ट, जो होगा तेरे भले के लिए होगा, और जहां जाएगी वहां तेरी जरूरत है।
बस मैं सच बता रही हूँ, आप भी जिस पोस्ट पे मैं हूँ, आई विल बी लाइक अ ट्रेनर। लेकिन मेरे को यूनिवर्स ने इतना सुंदर चांस दिया है कि मुझे जॉब के साथ मेरा ये काम करते आएगा। मैं वहां पे लाइक एज अ ट्रेनर मैं वहां पे मेडिटेशन सिखाऊंगी। मतलब जो हमारा पीएमसी का उद्देश्य है, जो पत्री जी का उद्देश्य है कि सबको ध्यान के साथ जोड़ो, वो मुझे इजीली मिल गया। मैं वही बताती हूँ, मिरेकल हैपेंस, बस बिलीव करना है। मैं अगर अब ये भी कह रही हूँ ना कि पत्री जी अपने साथ है आश्रम में, वो अभी भी सुन रहे हैं हमें। वो है, ये सारे मास्टर्स हमें सुन रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो ज्ञान का देवान घेवान हो रहा है ना, तो यहाँ पे ना भगवान आते ही हैं, सारे मास्टर्स आते हैं। क्योंकि ये हम एक दूसरे को उजागर कर रहे हैं, एक दूसरे को हम एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं। ये स्वाध्याय मतलब बहुत बड़ा है। रामेश्वरी मैम को मैं सच में थैंक्स बोलूंगी, उनके वजह से ये मुझे संधि मिल रही है। थोड़ा बहुत हम एक दूसरे जो कुछ सीखा है वो बांट पा रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा हम योगदान कर रहे हैं सर, हम माध्यम बने। एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे, हम सब माध्यम है। तो सर अभी आपके जो क्वेश्चंस था ना, तो मैं इसमें आपको एक ही आंसर देना चाहूंगी कि अब बस ट्रांसफॉर्म करो। मैंने यही किया, जो बंदा मेरे लिए मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आए थे ना, मैंने वहां लाइट सेंड करना शुरू कर दिया, उनके लिए प्यार देना शुरू कर दिया, वो कैसे भी हो। मैंने बोला कि नहीं, बहुत सारा आपको प्यार, आपका भी मंगल हो, आपका भी अच्छा हो। बस करो, मिराकल हैपेंस, होता है, बस बिलीव करो। सब यही है, सब यही है। राइट राइट राइट। ठीक है मैम, करके प्रैक्टिस देखिए, और पक्का प्रैक्टिस आप मेक्स आप प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, अगली बार आप एक्सपीरियंस बताएंगे, देखो आप। यस यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, तो मैं ट्राई करूंगा, मैं आई एम डूइंग इट, बट देखते हैं ना, और ट्राई करना पड़ेगा और अच्छे से। जी बिल्कुल रामेश्वर, थैंक बिल्कुल यू वेरी सही कहा मच। आपने। यस यस यस। और कोई सवाल है? हमारी फेवरेट शैला जी। हम्म, नमस्ते मैडम। नमस्ते मास्टर। बहुत अच्छे से समझाया आपने, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता, आप उसको आप नहीं अपन बोल सकते, तुम्हारा मंगल हो, तुम अच्छे हो, नहीं बोल सकते। इतना ऐसा कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है, अपने मन में नहीं आता वैसा बोलने को, हमें वही सिचुएशन प्रैक्टिस वैसे करना है। हो जाती है। नहीं, ये सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। मैं भी सीख के ही ये सब फॉलो कर रही हूँ। उस समय इतना गुस्सा आता है, बट लेकिन क्या करना है, मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन गुस्सा भी। गुस्सा अब कम हो गया है, हाँ। अब चेंजेस हो गया है, लेकिन पूरे नहीं हो गए, है यस बाकी यस। और जैसा। देखिए, यस। देखिए देखिए, सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन बीच में से कहीं से एक यस। विचार आ जाता है, आता है ना। सेम वो यस। विचार जो हुआ ना, वो आपका गुस्सा है, ये ऐसा समझो, वो एक गुस्सा है। लेकिन हमें करना क्या है, सांसों अच्छा। की तरफ ध्यान देना। यानी करना क्या है, यस। अवेयरनेस में लाना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। यस। जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है, वहां दो तीन थॉट डाल देने, दिस आर ऑल ड्रामास। और जो भी है सामने वाला बंदा, उसका भी मंगल हो, वो मुझे कुछ सिखाने आया है, बस ट्रांसफॉर्म कर दो। बिल्कुल सेम मेडिटेशन में जो हम कर रहे हैं ना, वही हम हमारे रियल लाइफ में कर रहे हैं। हम वैसे करते भक्ति हैं, पे हम ध्यान हम देते बिल्कुल हैं, कर एक रहे हैं वैसा। पार्ट आ जाता है। जो जो सिचुएशन आती है ना, अपने को नया कुछ सीखने के लिए आती है, ऐसा हम खुद को समझ लेते करते, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन रहती है आप नहीं समझ सकते, अभी ऐसा मुझे हो एक बात बताइए, जाता है एक कभी। मिनट एक मिनट, एक बात बताइए, आप ध्यान में कब से आए? 2 साल हो रहे। 2 साल हो गए ना? तो हम्म। 2 साल में कितना चेंज आएगी, आपने देखा होगा ना। बहुत बहुत चेंज आया, बहुत। यस। यस, अभी यही बहुत। एक चेंज अपने लाइफ में डाल देना है कि सामने वाले का मंगल हो, कितना भी बुरा हो, कुछ भी हो जाए, उसने मेरा खून भी कर दिया ना, तभी बोलो उसका मंगल हो जाए। आप देखो, ये याद रखो, आई मीन याद करो, जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था। जो मार रहे थे, उनके पैरों पे खीले मार रहे थे, उन्होंने उस क्षण भी यही कहा कि उसका मंगल हो। यस। ये जो है ना, ये अंदर से ये जो थॉट आता है ना, ये मंगल हो, ये इस स्थिति में हमें जाना, हमारी उतनी डेवलपमेंट या हमारे को उतनी प्रैक्टिस की जरूरत है। हम सब सीख रहे हैं, यस। जैसे आप सीख रहे हैं वैसे मैं भी सीख रही हूँ। तो जो यीशु क्राइस्ट थे, तो वो तो पूरे डीपली उसी में थे, उनको लग रहा है सब हो रहा है, स्टिल ही वाज सेइंग कि इन सबको माफ करो भगवान, इनका अच्छा हो, इनका भी भला हो, इनका भी मंगल हो, इनको माफ कर दो। तो कहना क्या है कि हमारा ब्रेन में वो रिवायरिंग इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, बॉडी खत्म होगी, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस कभी खत्म नहीं होगा, आप वही कॉन्शियसनेस हो जो पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहोगे। ये अनंत यात्रा है हमारी। ऐसा नहीं और कि कैसा हो जाता, एक ही सिचुएशन हर बार आ जाती है, अब थोड़ा सा फिर बाद में तो गुस्सा आता है, एक बार 2 बार नहीं आया तो अभी बाद में ऐसा जब हो जाता है कि मैंने अभी, गुस्सा आता सुनिए सुनिए, मैंने अभी जो मिश्रा सर को बताया ना, ये आप करके देखिए,
बहुत फर्क पड़ता है, अच्छा। मिरेकल हैपेंस। आप इस बारे में, सच बता रही हूँ मैं आपको, मैंने खुद किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो भी बंदा आपके साथ, जिसके साथ क्लैशेस हो रहे हैं, उसको प्यार दो। मेडिटेशन में बैठते समय उसको बोलो, यहाँ से सोचो कि ग्रीन वो एनर्जी चालू है बस। करो ना। वो कर रहे आप हैं। इतना चेंज आता है। मैंने बहुत सारे मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि उन्होंने उस बंदे के अंदर इतना चेंज देखा कि वही होकर के आपसे इतना अच्छे से बिहेव करता है। बोलते हैं, अरे हो क्या क्या इसको, इतना चेंज कैसे है, इतने एक्सपीरियंसेस है। मैं क्या रही हूँ, मैंने ये खुद पे भी देखा है। अब जैसे आपके विचार बदलते ना, सारा यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंगली काम करने लगता है। इतना जबरदस्त है, सब यही है। एनर्जी इज इक्वल टू यस। एम इंटू टी स्क्वायर। वो रियलिटी होती ही है, आप एनर्जी वैसी दो, है ना, आपकी थॉट एनर्जी वैसी दो। हाँ ही है। सब हो कहाँ से रहा है, यहीं से हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो दिख रहा है ना, वो यहीं से हो रहा है। आपने अगर सोच लिया कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, रोज वही सिचुएशन आ रही, तो वो आएंगी। पर अगर आपने ये रिप्लेसमेंट किया, ये नहीं, ट्रांसफॉर्म, माइंड में वो नहीं है। नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा हाँ। रही हूँ यस, कि हाँ, आपने ये, समझ रहे तुम। हाँ, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म क्या करना है कि नहीं, ये बंदा बदल रहा है, इसको मैंने प्यार की एनर्जी दी है, ये पक्का मतलब वही प्यार वाला स्वरूप हो जाएगा, है ना। ये वही यस। शांति स्वरूप होगा, जो भगवान के डिवाइन क्वालिटीज होते हैं। बस वही दिए, देखिए खुद में और वही रेडिएट कीजिए। चेंज होता है, क्योंकि आप वो एनर्जी दे रहे हो ना। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, E इज इक्वल टू MC²। मतलब थॉट विल कम इनटू रियलिटी। दैट वाज व्हाट वी यस। हैव लर्नड इन लास्ट टाइम। लास्ट चैप्टर अपना वही था। आई थिंक वी शुड यस। वाइंड अप। जी। और कोई क्वेश्चन है मास्टर? थैंक यू, धन्यवाद, बहुत थैंक बहुत अच्छा नमस्ते। समझाया। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद रामेश्वरी जी। थैंक यू। धन्यवाद रामेश्वरी। थैंक यू शैला जी। धन्यवाद रामेश्वरी जी, सच में बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर भी यस। मुझे। बहुत अच्छा लगा, मस्त, बहुत थैंक यू। अच्छा। मैं तो कहूँगी ये बुक सबने पढ़ी है, सच में बहुत अच्छा है। जितने बार पढ़ोगे उतना बार बार सुन जाएगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। टाइम ज़्यादा हो गया है, तो हम अभी सेशन को एंड करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आते रहिएगा, लंबा गैप मत रखिएगा। आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जितने भी यूट्यूब से जुड़े हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम।